नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं नमन दिवांगन सर। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय को एक सिनेमैटिक वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखना और अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के इतिहास के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर और एक्शन पैक्ड है। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध और सत्याग्रह, फिर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। उसके बाद हम असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और दांडी मार्च को समझेंगे। और आखिर में सामूहिक अपनत्व की भावना के साथ साथ एक जबरदस्त क्रोनोलॉजी रिव्यू भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवाद का उदय। अब आप इमेजिन कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध का समय है। ब्रिटिश शासन के अंडर भारत की हालत पहले से ही काफी खराब थी, राइट? लेकिन इस ग्लोबल वॉर ने तो मानो आम आदमी की कमर ही तोड़ दी। अंग्रेजों का डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी युद्ध का खर्च अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इसकी भरपाई वो कैसे करते? उन्होंने हम पर इनकम टैक्स थोप दिया और कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। और सबसे भयानक सिचुएशन तो हमारे गांव में थी, जहां नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी, कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। और मानो इतना काफी नहीं था, उसी वक्त फसलें भी बर्बाद हो गईं और इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई। लोगों को क्या लगा था कि युद्ध खत्म होगा तो मुसीबतें कम हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन सारी प्रॉब्लम्स ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर गुस्से को जन्म दिया। सच कहूं तो देश बस एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहा था जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। और यहीं से हमारी कहानी के दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है, महात्मा गांधी का आगमन और सत्याग्रह का नया विचार। ठीक उसी समय जब पूरा देश इस भयंकर निराशा और गुस्से में डूबा हुआ था, तब भारतीय राजनीति में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसने विरोध करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, महात्मा गांधी। 1915 में जब वो भारत लौटे तो अपने साथ एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आए, सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह कोई हथियार या हिंसा नहीं थी। गांधी जी का मानना बड़ा सिंपल था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको लड़ने के लिए किसी फिजिकल फोर्स या आक्रामकता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सच्चाई, शांति और अहिंसा के दम पर बड़े से बड़े अत्याचारी को हरा सकते हैं, उसका दिल बदल सकते हैं। और गांधी जी ने इस आइडिया को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे तुरंत जमीन पर उतारा। एग्जाम्स के लिए ये टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, तो ध्यान से सुनिएगा। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था यानी इंडिगो फार्मिंग के खिलाफ सत्याग्रह किया। ये भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। फिर 1917 में गुजरात के खेड़ा में जब फसल खराब हुई तो उन्होंने किसानों के टैक्स माफ करवाने के लिए संघर्ष किया और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। और उसके ठीक बाद 1918 में अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों को उनका सही वेतन दिलाने के लिए वो उनके साथ खड़े हो गए। इन 3 बैक टू बैक सफल आंदोलनों ने न सिर्फ गांधी जी को एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया, बल्कि अलग अलग वर्गों के मजदूरों और किसानों को भी एक साथ ला खड़ा किया। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय की तरफ, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज सरकार इन सफल आंदोलनों को देखकर चुप तो बैठने वाली थी नहीं। भारतीयों के इस बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए उन्होंने एक बहुत ही क्रूर कदम उठाया। उन्होंने 1919 में पास किया रॉलेट एक्ट। अब ये एक्ट इतना भयानक था कि इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय नेता को बिना कोई मुकदमा चलाए सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। मतलब आपके सारे बुनियादी अधिकार खत्म, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। इसके खिलाफ पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा। हर जगह हड़तालें हुईं, दुकानें बंद कर दी गईं और विशाल रैलियां निकाली गईं। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच एक ऐसा दिन आया जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए एक गहरे घाव में बदल दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण भीड़ इकट्ठा हुई थी। तभी जनरल डायर वहां आ पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और निहत्थी मासूम भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस दिल दहला देने वाले नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे गए। डायर का मकसद भारतीयों के मन में डर पैदा करना था, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इस घटना ने पूरे देश को एक गहरे सदमे और कभी न खत्म होने वाले गुस्से की आग से भर दिया। और इसी गुस्से से जन्म होता है हमारे चौथे विषय का, असहयोग आंदोलन और जन आंदोलन का उदय।
जलियांवाला बाग की इस क्रूरता के बाद ना ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो गई थी कि अब अंग्रेजों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। लोगों के अंदर की ज्वाला भड़क चुकी थी। गांधी जी ने 1909 में अपनी किताब हिंद स्वराज में एक बहुत ही लॉजिकल बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि ये मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर राज कर कैसे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भारतीय खुद उनके हर काम में उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। जिस दिन भारतीयों ने अपना ये सहयोग वापस ले लिया, उसी दिन ये ब्रिटिश साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और बस यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। लोगों ने अंग्रेजी सरकार की दी हुई उपाधियां लौटा दी, सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और सिविल सेवाओं का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पूरे देश ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लिया, पर स्वराज या आज़ादी का मतलब सबके लिए एक जैसा बिल्कुल नहीं था। जैसे अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था जमींदारों के भारी भरकम टैक्स और बेगार यानी बिना पैसे के काम करने से छुटकारा मिलना। वही गुडेम हिल्स के आदिवासियों के लिए इसका मतलब था उन जंगलों में फिर से जाने की आज़ादी जिन्हें अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। इसके लिए तो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में उन्होंने एक हिंसक गुरिल्ला युद्ध तक छेड़ दिया था। और असम के चाय बागान मजदूरों के लिए, उनके लिए स्वराज का सीधा सा मतलब था उन बागानों की चारदीवारी से बाहर निकलने और अपने घर वापस जाने की आज़ादी। सबका दर्द एक था, बस उसके मायने अलग अलग थे। और क्या आपको पता है इस बहिष्कार का अंग्रेजों की इकोनॉमी पर कैसा जबरदस्त असर पड़ा? विदेशी कपड़ों की तो मानो होली ही जला दी गई, और देखते ही देखते विदेशी कपड़ों का आयात जो 102 करोड़ रुपए का था, वो गिरकर सीधा 57 करोड़ रुपए पर आ गया। लिटरली आधा। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका था। और इसका सबसे पॉजिटिव रिजल्ट ये निकला कि स्वदेशी अपनाए जाने से हमारी अपनी भारतीय कपड़ा मिलों और हैंडलूम्स का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ गया। आंदोलन पूरे देश में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा था, लेकिन तभी फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक बहुत ही दुखद घटना हो गई। एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ एक हिंसक टकराव में बदल गया और गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। अब क्योंकि गांधी जी पूरी तरह से अहिंसा पर अड़े हुए थे, उन्होंने बिना किसी देरी के तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस लेने का सख्त फैसला किया। भले ही आंदोलन अचानक रुक गया, लेकिन इसने आज़ादी की नींव एकदम पक्की कर दी थी। अब हम आते हैं हमारे 5वें और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऐतिहासिक दांडी मार्च। असहयोग आंदोलन के कुछ सालों बाद माहौल फिर से बदलने लगा। अब बात सिर्फ अंग्रेजों के साथ असहयोग करने की नहीं रह गई थी, बल्कि अब समय आ गया था सविनय अवज्ञा का, मतलब ब्रिटिश कानूनों को जानबूझकर पर शांतिपूर्ण तरीके से तोड़ना। और इस बड़े आंदोलन को शुरू करने के लिए गांधी जी ने जिस चीज को अपना हथियार चुना, वो आपको हैरान कर देगा। नमक। जी हाँ, सॉल्ट। वाइसरॉय इरविन को अपना अल्टीमेटम भेजने के बाद गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से अपनी ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू की। उन्हें गुजरात के दांडी तक जाना था, पूरे 240 मील का सफर, जो उन्होंने 24 दिनों में पैदल तय किया। पर सवाल यह है कि नमक ही क्यों? क्योंकि नमक समाज के अमीर और गरीब दोनों के रोजमर्रा के खाने का सबसे जरूरी हिस्सा था। उस पर टैक्स लगाना और उसके प्रोडक्शन पर सरकार का कंट्रोल होना, ये ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े अन्यायों में से एक था। 24 दिनों की उस लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार 11 अप्रैल 1930 को गांधी जी और उनके फॉलोअर्स दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबाला और खुद नमक बनाया। सोचिए, ये सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाने की बात नहीं थी, ये एक बहुत विशाल और ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे सख्त कानूनों में से एक को सरेआम चुनौती देने की बात थी। इसी एक सिनेमैटिक पल ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक प्रचंड शुरुआत कर दी। हालांकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें उसकी हर सच्चाई को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। इस शानदार आंदोलन की कुछ सीमाएं भी थीं। सच्चाई तो ये है कि देश के कुछ हिस्से इस राष्ट्रीय लहर से पूरी तरह जुड़ नहीं पाए थे। उदाहरण के लिए, दलितों को लंबे समय तक मुख्यधारा से अनदेखा किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उनके हकों के लिए पृथक निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की थी। ये मुद्दा आगे चलकर 1932 में गांधी जी के साथ हुए पूना पैक्ट के जरिए सुलझाया गया। इसके अलावा कई मुस्लिम संगठनों को भी ऐसा महसूस होने लगा था कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, और उन्होंने भी अपने लिए आरक्षित सीटों की मांग रखी। इन सामाजिक दूरियों ने उस समय संपूर्ण राष्ट्रीय एकता के सामने कुछ वास्तविक चुनौतियां जरूर खड़ी की थीं। यहाँ से हम अपनी छठी विषय की ओर बढ़ते हैं,
सामूहिक अपनत्व की भावना। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, इतनी सारी विविधताओं, अलग अलग विचारों और मतभेदों के बावजूद भारत के लोग एक राष्ट्र के रूप में कैसे एकजुट हो गए? इसका जवाब किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति में छिपा था। राष्ट्रवाद तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब लोग एक सामूहिक अपनत्व की भावना महसूस करते हैं। जरा सोचिए, जब देश को भारत माता की एक पेंटिंग के रूप में एक चेहरा मिला जिसे अबिंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही शांत और दिव्य रूप में बनाया था, तो लोगों का अपनी जमीन से एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का गीत वंदे मातरम, रैलियों में लहराता हुआ हमारा तिरंगा झंडा और हमारी भूली बिसरी लोक कथाओं का फिर से जिंदा होना, इन सभी सांस्कृतिक प्रतीकों ने अलग अलग भाषा, जाति और धर्म के लोगों को एक ही धागे में पिरो दिया। चलिए अब आते हैं इस क्लास के सबसे सामरिक हिस्से पर, हमारी एग्जाम स्ट्रैटेजी और महत्वपूर्ण कालक्रम। तो विद्यार्थियों, हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय की पूरी कहानी तो समझ ली, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको इस कहानी को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर इस पूरे चैप्टर का एक बेहतरीन माइंड मैप है। जब भी आप एग्जाम में लॉन्ग आंसर लिखें तो बस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की प्रॉब्लम से शुरुआत करें, फिर गांधी जी का सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा की ओर कदम और आखिर में वो सामूहिक अपनत्व का भाव। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस माइंड मैप को अच्छी से दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। और अपने आंसर्स को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए ये क्रोनोलॉजी आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। चलिए इसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1915 गांधी जी की भारत वापसी, 1917 चंपारण में पहला बड़ा सत्याग्रह, 1919 क्रूर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत, 1922 चौरी चौरा की वो हिंसक घटना जिसकी वजह से आंदोलन वापस लिया गया, और 1930 ऐतिहासिक दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। एग्जाम्स में इन डेट्स को हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, कैसे एक बाहरी सत्ता के दमन और उत्पीड़न ने हमें बांटने के बजाय हमें एक साझा दर्द दिया, और उसी दर्द ने पूरे भारतवर्ष को आज के इस आधुनिक एकजुट राष्ट्र में बदल दिया। तो विद्यार्थियों, ये था क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय का संपूर्ण एक्सप्लेनर। मुझे पूरा यकीन है कि ये चैप्टर अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं नमन देवांगन सर, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, INS।